नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। अगर आप रिटायर कर्मचारी हैं या फिर आप रिटायर होने वाले हैं तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किस तरह से हायर यानी ज़्यादा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। जो अभी तत्काल में 4 नवंबर 2022 को एक बहुत ही लंबित केस था, उसके एवज में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सभी कर्मचारियों के लिए ये रास्ता खोल दिया है कि अब वो ज़्यादा पेंशन पाने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा सैलरी पे वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और ज़्यादा वो पेंशन पा सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरी वो प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप भी किस तरह से हायर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं अपने सैलरी पे। अगर आप रिटायर हो चुके हों या फिर आप रिटायर होने वाला हों, दोनों ही परिस्थिति में आपको जो है हायर पेंशन यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अब आप हायर पेंशन का लाभ कैसे उठा सकते हैं। दरअसल इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पहले जो पेंशन मिलता था वो किस तरह से मिलता था। तो मैं बता दूं, पहले जो पेंशन का जो क्राइटेरिया था मैक्सिमम 15,000 सैलरी पे ही कैलकुलेट किया जाता था, यानी 15,000 की सीलिंग थी। अगर चाहे आपकी सैलरी 35,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं था। यानी आपकी जो भी पेंशन हो 15,000 पे मैक्सिमम अधिकतम कैलकुलेट होता था, जिससे क्या होता था कि पेंशन का अमाउंट बहुत ही लो रह जाता था और लोग जो है ज़्यादा पेंशन अमाउंट नहीं मंथली उठा पाते थे, एक हायर पेंशन नहीं उठा पाते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुमकिन है कि आप भी अब हायर पेंशन उठा सकते हैं। लेकिन आप जो है ज़्यादा सैलरी पे अपना ईपीएस फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, आपकी कंपनी नहीं की है, तो भी आप इस फैसले का लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पीएफ फंड में ज़्यादा पैसा है और ईपीएस फंड में कम पैसा जमा हुआ है। जैसे पहले था 15,000 की सीलिंग और कम पैसा जमा हुआ है, तो अब जो क्या है नए रूल के मुताबिक क्या होगा कि आपकी जो पीएफ फंड में जो पैसा जमा है ना, उस पीएफ फंड का पैसा जो है ईपीएस फंड में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा इस फैसले के बाद। यानी आपकी जो है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा जिस हिसाब से आपके पे स्लिप पे बेसिक और डीए थी, उसी के अनुपात में जो है उसी के परसेंटेज के हिसाब से जो है आपका ईपीएस फंड का कैलकुलेशन किया जाएगा और जितने दिन आप सर्विस किए हैं उतने दिन का पैसा आपके पीएफ फंड से ट्रांसफ़र करके ईपीएस फंड में ला लिया जाएगा और उस पर जो है अब पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। भले ही आप पहले नहीं किए हैं, लेकिन अब जो है ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। जो जैसे दो अकाउंट होती है, एक पीएफ अकाउंट होती है और ईपीएस अकाउंट होती है। तो जो आपका पेंशन जो मिलता है ना वो ईपीएस अकाउंट पे मिलता है। तो पहले जो था केवल 8.33 15,000 का मैक्सिमम ही जमा होता था। इससे क्या होता था कि लोगों को पेंशन अमाउंट मंथली कम मिलता था। लेकिन अब जो है इस फैसले के बाद अब क्या होगा कि भले ही आप ज़्यादा पैसे अपने ईपीएस अकाउंट में जमा नहीं किए, कंट्रीब्यूशन नहीं किए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। दरअसल जो आपका पीएफ फंड में जो पैसा जमा है वो क्या होगा कि उसी पैसे में से जो है ईपीएस फंड में अब ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा और उसी पे आपके सर्विस पीरियड के हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा और इससे आपका पेंशन ज़्यादा बढ़ करके मिलेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि ये जो पैसे पीएफ अकाउंट से ईपीएस अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होगा और आप किस तरह से ज़्यादा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक रैंडम सैलरी मैं लिया हूँ और रैंडम सर्विस पीरियड, यानी सर्विस पीरियड मैं मान लिया हूँ कि 14 साल आपने काम किया है और आपकी जो है सैलरी थी बेसिक प्लस डीए, जिस पे ईपीएफ का जो है कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो मैं 25,000 रुपया मान लिया हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बेसिक और डीए आपकी 25,000 है और आपने सर्विस किया 14 साल या फिर आपका 14वां साल है, आप रिटायर करने वाले हैं। और सपोज करिए कि आपकी ईपीएस फंड में 2,10,000 रुपया अभी तक जमा हुआ है और आपकी ईपीएफ फंड में दो फंड होता है, एक ईपीएस और ईपीएफ। तो ईपीएफ फंड में मान लीजिए 7,98,000 रुपये जमा हुआ है और ईपीएस फंड में 2,10,000 रुपया जमा हुआ है। तो आपका जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो ईपीएस फंड 2,10,000 रुपये होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है पेंशन अमाउंट ओनली 3,000 रुपया आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वेजेस सीलिंग ईपीएस फंड के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, क्योंकि मात्र 15,000 रुपये पे ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपके ईपीएस फंड में किया गया था, मात्र 15,000। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बदल गया है। भले ही आप कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि अब ये इसका आगे का प्रोसेस का क्या होगा और ये कैसे होगा। तो जैसे कि हमने पहले वाला कैलकुलेशन देख लिया, 2,10,000 रुपये कैलकुलेशन करने पे मात्र 3,000 रुपये मंथली पेंशन आ रहा था 14 साल की सर्विस पे। लेकिन अब क्या होगा कि आपके ईपीएस फंड में 2,10,000 रुपये नहीं रहेंगे। अब क्या होगा कि इस जो पीएफ फंड में है ना पैसा, उसमें से उसी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में यानी 25,000 की सैलरी के हिसाब से बेसिक अब जो है कंट्रीब्यूशन जोड़ करके अब क्या किया जाएगा, ईपीएस फंड में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। आपकी जो पीएफ फंड में जो पैसा पड़े हुए हैं उसमें से निकाल करके आपके ईपीएस फंड में जमा कर दिया जाएगा इस जजमेंट के बाद। तो आपका जो अब अमाउंट होगा ना ईपीएस का हो जाएगा 3,49,944 रुपया हो जाएगा। पीएफ से निकाल करके क्या हुआ कि अब ईपीएस फंड में ट्रांसफर कर लिया गया इस फैसले के बाद, और ईपीएफ फंड का अमाउंट घट करके क्या होगा 6,58,056 रुपया रह जाएगा। पहले था 7,98,000 रुपया था।
तो अब ये अमाउंट पीएफ का घट जाएगा और ईपीएस का बढ़ जाएगा। तो अब जो कैलकुलेशन होगा जो 3,49,944 पे, तो अब आपका मंथली पेंशन 5,000 रुपये आएगा। अब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। अगर आप अभी तक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर जॉब नहीं छोड़े हैं, तो अब आप 25,000 रुपये से ले जितनी बेसिक डी है उस पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपका एडजस्टमेंट जो है इस तरह से होगा, जो पीएफ फंड में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसको क्या किया जाएगा कि ईपीएस में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा ज़्यादा पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए जितने दिन आप सर्विस किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि कई सारे लोग जो हैं रिटायर जो कर चुके हैं वो ईपीएफ का फंड का पैसा निकाल लिए हैं। तो इसके लिए देखिए ज़्यादा पैसे जो है ना ईपीएफ फंड में अगर आप निकाल लिए हैं तो उसमें क्या है, जितने पैसे मान लीजिए कि था आपका पैसा उसका 20% आपके ईपीएफ अकाउंट में रहनी चाहिए तो भी काम चल जाएगा। यानी ज़्यादा पैसे यहाँ ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं है। जो है ना डिफरेंशियल अमाउंट है वहीं जो है ईपीएफओ ट्रांसफ़र करेगी। तो ये जो है ना टोटल आपका ईपीएफ अकाउंट का 20% ही रह जाता है। अगर उतना भी पैसा है तो ईपीएस में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा और उस पर जो है पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा और आप भी जो है 5,000 से 7,000 रुपया तक का पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तो 25,000 का कैलकुलेशन बताया, लेकिन अगर 50,000 आपका बेसिक प्लस डी है ना तो आपका पेंशन 50,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। 60,000 है तो 60,000 पे भी कैलकुलेट किया जाएगा। और इस तरह से आप 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 तक भी आप पेंशन यहाँ पे पा सकते हैं। लेकिन इस हायर पेंशन को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखा है कि आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन कंपनी के साथ, एम्प्लॉय के साथ आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो है ईपीएस पे जो है हायर पेंशन कैलकुलेशन होगा और आपको भी पेंशन बढ़ करके मिलेगी। तभी बढ़ करके मिलेगी जब आप अपने कंपनी के साथ आप भी एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ईपीएफओ को दे देते हैं। जो 6 महीने की पीरियड दिया गया है उसी में आपको जमा करना पड़ेगा तभी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, ये जो पेंशन बढ़ करके मिलेगा ये उन्हीं एम्प्लॉई को मिलेगा जो 1 सितंबर 2014 को पीएफ के मेंबर थे, उन्हीं लोग को मिलेगा। उसके बाद जो भी लोग ज्वाइन किए हैं ना उनको इस फैसले का कोई लाभ नहीं मिलेगा और कोई पेंशन बढ़ करके उनको नहीं मिलेगी। यानी 1 सितंबर 2014 को अगर आप पीएफ का मेंबर थे तो आपको ये लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा और आपको लेनी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।